नमस्कार, आप देख रहे हैं BTV न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व मंत्री विधायक बिसेन से मिले फुटकर व्यवसायी। काली पुतली चौपाटी नीलामी राशि को लेकर मुलाकात। नगर पालिका ने तय की है 10 लाख से अधिक की राशि। फुटकर व्यवसायी आर्थिक तंगी की दे रहे हैं दुहाई। विधायक बिसेन ने कही समस्या समाधान की बात। रविवार को मनाया जाएगा हल षष्ठी का पर्व। पर्व को लेकर बाजार में दिखी खासी भीड़। पूजन सामग्री खरीदने गुजरी बाजार में दिखाई दी भीड़। पुत्र की लंबी उम्र की कामना को लेकर माताएं रखेंगी व्रत। नो एंट्री के मामले का हुआ पटाक्षेप। अब शहर में वाहनों के प्रवेश पर नहीं रहेगी नो एंट्री। सोमवार को जारी हो सकते हैं आदेश। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने ट्रांसपोर्टर्स को कराया आश्वस्त। अब समाचार विस्तार से। नगर के काली पुतली चौक में निर्मित हुई आधुनिक चौपाटी को लेकर फुटकर दुकानदारों में नीलामी राशि को लेकर विरोधाभास चला आ रहा है। इसी को लेकर शनिवार 8 अगस्त को फुटकर दुकानदारों ने पूर्व मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन से मुलाकात कर अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया, जिस पर विधायक बिसेन ने उनकी हर संभव मदद किए जाने का आश्वासन दिया है। बालाघाट शहर के कालीपुतली चौक में बीते कुछ वर्षों से आधुनिक चौपाटी का निर्माण किया जा रहा था। वर्तमान में यह चौपाटी बनकर तैयार है। नगर पालिका बालाघाट द्वारा इस चौपाटी की नीलामी के लिए सूचना भी जारी की गई थी, जिसके बाद नीलामी राशि को लेकर फुटकर दुकानदारों में विरोधाभास देखा गया और इसके बाद फुटकर दुकानदारों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी पीड़ा से अवगत कराया। लेकिन प्रशासनिक तौर पर उनकी इस समस्या को लेकर हल निकलते न देख उन्होंने पूर्व मंत्री एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन से शनिवार को सर्किट हाउस से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराया। काली पुतली चौक उद्यान के सामने वर्षों से ठेला एवं गुमठी लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले इन फुटकर दुकानदारों ने परेशानियों को लेकर बताया कि नगर पालिका द्वारा इन दुकानों के लिए नीलामी राशि जो रखी गई है वह 10 लाख से अधिक है और इतनी राशि देना उनकी आर्थिक स्थिति में नहीं है। इसलिए राशि को कम किया जाए अथवा किश्तों में राशि ली जाए तो गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। फुटकर दुकानदार जमील खान ने बताया कि प्रशासन से राशि लेकर ज्ञापन सौंपने के बाद भी कोई हल नहीं निकलता देख उन्होंने पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन से भेंट की और अपेक्षा है कि उनके द्वारा गरीब दुकानदारों को राहत देकर नीलामी की राशि कम करवाई जाएगी, ताकि यहां वर्षों से दुकान लगाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे दुकानदारों को आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। चौपाटी को लेकर जो आपकी समस्या है उसको लेकर आप गौरी भाव से मिले, क्या कुछ आश्वासन मिला है? दिए भाव ने आश्वासन दिए। आप क्या चाहते हो उस मामले में? ये कि हम लोग उतना रेट तो दे ही नहीं सकते ना, हमारे लिए कुछ वाजिब रेट में देना चाहिए हमको। दुकान जब इतने 20-25 साल से कर रहे हैं तो हम अपना जीवन यापन करते रहेंगे, नहीं तो हमारा तो रोजगार ही छीन लिया जाएगा ना एक तरीके से। कितना रेट आपने भी मांग करी है? अभी तो कम से कम में तो कुछ है नहीं। अभी 3 लाख की मांग तो हमने जो उस दिन भी कलेक्टर साहब के सामने करे थे उसमें हम तैयार हैं। प्रशासन इसको कितने में देना चाहता है? प्रशासन का तो रेट 11 साढ़े 11 रख दी है, जो कि कहीं से समझ ही नहीं आ रहा है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को भी सही नहीं लग रहा है और खुला वातावरण है, वहाँ कुछ सामान नहीं रख सकते, आने जाने की जगह नहीं है। वहाँ पैदल चल के थैले में कितना सामान लाएंगे, जैसे फ्रिज ही रखना है अपने को, उसके लिए भी कुछ समाधान नहीं है। नगर पालिका के लोग कुछ बता रहे हैं, कर्मचारी वहाँ के। उसी प्रकार दुकानदार वंशकार ने बताया कि यहाँ वर्षों से व्यवसाय कर रहे दुकानदारों के लिए अच्छी बात रही कि उनके लिए दुकान बनाई गई है, लेकिन नगर पालिका द्वारा जो राशि रखी गई है वह देना हर किसी के बस में नहीं है। इसलिए पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे हैं। उम्मीद है कि वे हमारी समस्या को गंभीरता से लेकर इसका समाधान करेंगे। हमको भाव से बहुत उम्मीद है और हमें पता है कि भाव हमारी परेशानी को समझेंगे, हमारी परेशानी को वही हल कर सकते हैं। और मैं निवेदन कलेक्टर महोदय से भी करना चाहूँ कि जो हमारे 14 लोगों की जो लिस्ट है, मैं विनती करता हूँ कि हम 14 जो गरीब जो हम 20 साल से यहाँ चल रहे हैं, तो हमारी फरियाद पहले सुने। और उन्होंने वादा करे थे कि सबसे पहले 14 लोगों को दुकान दी जाएगी, उसके बाद 10 दुकान नीलाम की जाएगी। लेकिन वर्तमान में ये हो रहा है कि पहले 10 दुकान नीलाम हो गई, 14 लोगों को ही कोई सुनाई नहीं कर रहा है। इसलिए हम अपने भाव के पास आए, हमें भाव से बहुत उम्मीद है
और ये भाव हमारा संविधान भाव करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहूँ कलेक्टर महोदय से कि आप भी हमारे परिवार, हमारे बच्चों की तरफ देखते हुए हमारी भी समस्या को करते हुए हमको दुकान दिया जाए। और हमारी आखिरी अंतिम तादाद 3 लाख की है, उतना दे सकते हैं। और उसमें भी अभी हम कुछ पगड़ी जमा करेंगे और उसका हमें किस्त देना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसी के भरोसे। हरछठ का त्योहार भादो मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस वर्ष हरछठ पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर एक दिन पूर्व शनिवार को बाजार में पूजन सामग्री की खरीदी करने महिलाओं की बाजार में भीड़ रही। पूजन सामग्री की दुकानें बाजार में जगह जगह सजी रहीं। आपको बताएं कि प्रदेश शासन के निर्णय के अनुसार रविवार को लॉकडाउन रहेगा, जिसको लेकर भी बाजार में सामानों की खरीदारी करने लोगों की भीड़ दिखाई दी। गौरतलब हो कि हलछठ का पर्व किसानों के द्वारा भी विशेष रूप से मनाया जाता है। इसे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बलराम का शस्त्र हल था, जिससे किसानों द्वारा इस दिन हल की पूजा की जाती है। महिलाओं द्वारा हरछठ का पर्व पुत्र की रक्षा व लंबी उम्र की कामना को लेकर मनाया जाता है। इस उपवास को करने वाली महिलाएं हल से जुती हुई सामग्री नहीं खा सकती हैं और न गाय का दूध व घी खा सकती हैं। महिलाओं द्वारा हरछठ की पूजा के लिए भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुए का फल, बेल फूल व अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस व्रत की पूजा के लिए भैंस के गोबर से पूजा कमरे में दीवार पर हरछठ माता का चित्र बनाया जाता है और ऐपन तैयार कर उस चित्र का श्रृंगार किया जाता है। पूजा के लिए पाटे पर कलश सजाकर भगवान गणेश व माता गौरा की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है। इस पर्व को लेकर कथा है कि एक ग्वालिन थी जो दूध बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। वह गर्भवती थी जो एक दिन दूध बेचने जा रही थी, तभी उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक पेड़ के नीचे एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, जिससे वह अपने बच्चे को पेड़ के नीचे सुलाकर गांव में दूध बेचने चली गई। उस दिन हरछठ का व्रत था, सभी को भैंस का दूध चाहिए था, लेकिन ग्वालिन के पास गाय का दूध था। उसने झूठ बोल सभी को भैंस का दूध बताकर गाय का दूध बेच दिया, जिससे हरछठ माता ने क्रोध में आकर उसके पुत्र के प्राण हर लिए। जब ग्वालिन वापस लौटी तो पुत्र को मृत देखकर वह अपने किए पर संताप करने लगी और गांव जाकर सभी के सामने अपना गुनाह कबूल किया और क्षमा मांगकर विलाप करने लगी, जिससे उसे माफ कर दिया और हरछठ माता ने भी प्रसन्न होकर उसके पुत्र को जीवित कर दिया। तब से पुत्र की लंबी उम्र के लिए हरछठ माता का व्रत व पूजा की जाती है। शहर में बड़े वाहनों की नो एंट्री की समस्या को लेकर आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक स्थानीय सर्किट हाउस में हुई, जिसमें विधायक गौरीशंकर बिसेन, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अभय सेठिया, महेंद्र सुराना सहित ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अविनाश सिंह ठाकुर ने बताया कि विधायक गौरीशंकर बिसेन ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की नो एंट्री की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस समस्या का समाधान कराने आश्वस्त कराया। विधायक बिसेन ने कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर शहर में नो एंट्री बंद करने कहा है, जिससे सोमवार को इस बारे में आदेश जारी कर नो एंट्री की समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि काफी समय से नो एंट्री की समस्या को लेकर एसोसिएशन द्वारा शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की जा रही है, लेकिन इस समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा था। लेकिन विधायक बिसेन, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी व चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रयास से इस समस्या का समाधान हो रहा है, जिसके लिए एसोसिएशन द्वारा उनका आभार व्यक्त किया जाता है। उन्होंने बताया कि बैठक में वाहनों की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहने भी निर्णय लिया गया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष बुरन सिंह भाटिया ने कहा कि विधायक गौरीशंकर बिसेन, बालाघाट चैंबर ऑफ कॉमर्स व रमेश रंगलानी के अथक प्रयास से जो जिले में नो एंट्री की कई दिनों से चर्चा चल रही थी, उस समस्या का समाधान आज हो गया है। बालाघाट जिले में 24 घंटे में कोई नो एंट्री नहीं लगेगी। बाईपास रोड के समाधान को लेकर भी शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, बालाघाट चैंबर ऑफ कॉमर्स, रमेश रंगलानी जी के अर्थक प्रयास से आज बालाघाट में नो एंट्री की जो कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी, जिसके ऊपर हम लोग प्रशासन से मिल रहे थे, वो उसका समाधान आज निकल गया है और सोमवार से बालाघाट शहर में 24 आवर्स में कभी भी नो एंट्री नहीं लगेगी। और साथ ही बाईपास रोड का भी हम सब ने मिलकर समाधान निकाले हैं, जिस पे भी जल्दी कार्रवाई शुरू।
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उपाध्यक्ष अविनाश ठाकुर ने कहा कि नो एंट्री की समस्या का निराकरण हो गया है, अब हम अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकेंगे। लेकिन हमारा संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। अब हमारी अगली मांग है, जिले के लिए रिंग रोड की काफ़ी आवश्यकता है। हमारे माननीय गौरीशंकर बिसेन जी विधायक बालाघाट, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश कैबिनेट शासन, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। रमेश अंगलानी जी का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सबका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज हमारी सबसे बड़ी समस्या दूर हुई है नो एंट्री की। अब हम ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकेंगे। लेकिन हमारा संघर्ष यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, अब ये संघर्ष आज चालू हुआ है। अब हमारी अगली मांग जो है, बालाघाट के लिए सबसे ज़रूरी है रिंग रोड। तो आज हम लोग रिंग रोड की तैयारी में लग गए हैं। अब हम एक रिंग रोड संघर्ष समिति भी बना रहे हैं और जल्द से जल्द बालाघाट को रिंग रोड दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बालाघाट विधानसभा अंतर्गत लालबर्रा में आने वाले वनग्राम चिखलाबड्डी, नए गांव सहित अन्य ग्राम के ग्रामीण परिक्षेत्राधिकारी की हठधर्मिता से परेशान हैं, जो कि यहां पर किसी तरह के वाहनों को आने जाने नहीं दे रहे हैं और इससे यहां रहने वाले आदिवासी परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में इसके पूर्व भी समाचार का प्रकाशन किया गया था, लेकिन कोई हल न निकलता देख आदिवासी ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन से 8 अगस्त को मिलकर वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत कराते हुए निराकरण किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों की माने तो यहाँ पर पदस्थ परिक्षेत्र अधिकारी जय कुमार डहरिया द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है और किसी भी तरह के वाहन यहाँ आने नहीं दिए जाते, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वह जन्नी एक्सप्रेस हो या फिर अनाज की गाड़ी हो, वनग्राम में जाने नहीं दी जाती, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस संबंध में शिकायत करने के बाद भी कोई हल नहीं निकल पा रहा है, जिसके बाद अब आदिवासी ग्रामीणों ने विधायक बिसेन से निराकरण की मांग की है। गाड़ी के लिए बोले तो रेंजर साहब हम लोगों को मना ही किया था कि गाड़ी नहीं जाने दे रहा था अंदर, और हम लोगों के पास क्या चावल नहीं था खाने के लिए। 50 किलो चावल फिर दूसरे भाई के पास से हम ले जाके खाए। समस्या क्यों आ रही है? रेंजर साहब हमको मना ही कर था कि ना गाड़ी अंदर नहीं जाने दे रहा था। और हमारे पास क्या है कि कुछ चावल चून नहीं थे, तो चावल के लिए फिर बोले तो अभी हमारा लालबर्रा वाला छोटू भाईजान ने उनके पास से 50 किलो चावल ले के खाए ले जाके। नहीं तो इसमें क्या आपको भूखा भी रहना पड़ा था क्या? जी हाँ, एक रात ऐसा भूखे थे साहब। क्यों भूखे? बाल बच्चे चावल नहीं थे। तो गए क्यों नहीं चावल के लिए? किसने मना किया था जाने के लिए? रेंजर साहब ने गाड़ी नहीं जाने दे रहा था हमारे पास पिसाने के लिए गाड़ी के लिए पहुँचाए तो गाड़ी तो जा ही नहीं दे रहा था साहब। तो ऐसे कई बार मुसीबतें आती हैं। जी हाँ, एक तो हमारे गांव। इस संबंध में गौरीशंकर बिसेन ने चर्चा में बताया कि वन परिक्षेत्र अधिकारी जय कुमार डहरिया से ग्रामीण परेशान हैं, जिसमें वनवासी ग्रामीण भाई, जिसमें बैगा समाज के, आदिवासी प्रधान समाज के भाई लोग हैं। यहाँ के आदिवासी वनोपज पर आश्रित होकर अपना जीवन यापन करते हैं और वन से संबंधित मजदूरी का कार्य करते हैं, जिनका ग्राम चिखलाबड्डी, नए गांव और भी वनग्राम हैं जो टेकाड़ी से ऊपर हैं, जहां हर चीज़ सर बोझा से नहीं ले जाई जा सकती और यहां पर जनरल एक्सप्रेस हो या अन्य कोई वाहन हो उसे रोका जाता है, जाने नहीं दिया जाता। मैंने इनकी समस्या को गंभीरता से सुना है और इस संबंध में वन मंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य से चर्चा की है कि बेवजह ग्रामीणों को परेशान न किया जाए और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। यदि कोई वाहन लेके आते हैं तो हमको रोका जाता है, क्योंकि टेकाड़ी नीचे बसा हमारा पंचायत है, उसके ऊपर ही हमारे ग्राम है। इस तरफ चीजगांव है, उसके ऊपर एक गाँव है। लंबा दूरी है, सर बोझे से सब चीज़ें नीचे लाना संभव नहीं है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि मीनाक्षी तालाब का निर्माण ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया। ये गांव हमारे टेकाड़ी ग्राम पंचायत से के ग्राम है, उससे जुड़े हुए ग्राम है। उन कामों में हम मजदूरी करने जाते हैं तो वहाँ पर भी हमको वन परिषद अधिकारी रोकते हैं। उनका रोकना मेरे समझ से परे, और इसलिए मैंने हमारे वनवासी भाइयों की पूरी बात को गंभीरता से सुना। और चूँकि
मेरे निवास के बिल्कुल सामने दक्षिण वन मंडल के वन मंडलाधिकारी रहते हैं। उनको मैंने दूरभाष पे मोबाइल से कहा कि मैं इनको आपको भेज रहा हूँ, आप स्वतः इनके पीड़ा को, इनकी तकलीफ को, इनके दर्द को सुनें और इनको व्यवस्था प्रदान करें। अनावश्यक कोई भी फॉरेस्ट विभाग का कर्मचारी अधिकारी हमारे वनवासियों को प्रताड़ित न करे। उनकी तकलीफ में अपना समाधान होना चाहिए, उनके लिए समस्या नहीं। मुझे उम्मीद है कि हमारे टीएफओ सुलझे हुए अधिकारी हैं, उनकी समस्या का निराकरण करेंगे और भविष्य में इस तरह की कोई त्रुटि न हो इसकी कोई चिंता करें। विस्थापन होने के लिए विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण की वजह से सीमित संख्या में ये आयोजन होगा। आदिवासी विकास परिषद जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने कहा कि शासकीय तंत्र की उपेक्षा से आज आदिवासी पिछड़ेपन का शिकार हैं और जल, जंगल, जमीन जो आदिवासियों की मूल पहचान है, उसके लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर जिले में प्रतिवर्ष वृहद आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से सीमित संख्या में आदिवासी विकास परिषद द्वारा मनाया जाएगा, जिसको लेकर बताया गया कि आदिवासी समाज के होनहार विद्यार्थी जिनका कक्षा 10वीं एवं 12वीं में उत्कृष्ट परीक्षा फल रहा है, ऐसे विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पौधारोपण कार्यक्रम होगा। इसके अतिरिक्त जिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों को फल वितरण तथा समाजजनों द्वारा जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया जाएगा। कल जो हमारा विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, तो इस कोरोना संक्रमण के चलते हम लोग इस कार्यक्रम को बहुत बड़े स्तर पे नहीं कर रहे हैं और WHO की गाइडलाइन का पालन करते हुए हम इस कार्यक्रम को सीमित यानी एक स्थानीय तौर पे मनाएंगे, जिसमें हम लोगों ने 3-4 बिंदु पे कार्यक्रम का आयोजन रखा है। इसमें पहला है हॉल में हम लोग हमारे जो समाज के प्रतिभावान बच्चे हैं जो 10th और 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं, उन लोगों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार करने का है। दूसरे बिंदु में हमारा पर्यावरण को समझते हुए वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है और तीसरी बिंदु में हमने हॉस्पिटल को लिया है, जहाँ पे फल वितरण और मास्क वितरण के लिए प्रोग्राम रखा है। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आदिवासी विकास परिषद अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि सरकारों की उपेक्षा के चलते आज आदिवासियों के संवर्धन और संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। हमारी मांग रही है कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाने की सरकार अनुमति दे। साथ ही उन्होंने वर्तमान परिदृश्य में आदिवासियों के उत्थान को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया है। सरकारें आदिवासियों के सर्वांगीण विकास की बात कहती है, लेकिन धरातल पर यह नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को अपने हक और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में सामाजिक संगठन और समाज का बुद्धिजीवी वर्ग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित न होना पड़े। विश्व आदिवासी को जैसे जिस प्रकार से 1994 में यूएनओ ने घोषित किया था कि सभी राष्ट्र में जहां आदिवासी बाहुल्य हैं वहां इसे सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन आज भी भारत में ये एक बड़ी विडंबना की बात है कि इतना 13% लगभग 13% आदिवासी हैं भारत देश में। फिर भी उन लोगों ने, हमारी जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने इस बात को तवज्जो नहीं दी है। बस ये हमारी सरकार से भी मांग है कि आने वाले समय में हमें तवज्जो दी जाए और विश्व जो यूएनओ ने जो तय किया है कि आदिवासियों के अधिकार संवर्धन और संरक्षण के लिए ये जो आदिवासी विश्व दिवस घोषित किया है, इसे तवज्जो दें और आदिवासियों को एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में इसे मनाने का एक अनुमति दें। जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा धीरे धीरे पैर पसारते ही जा रहा है। अन्य राज्यों सहित अन्य जिलों से पहुंच रहे नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। 7 अगस्त को देर रात प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 अगस्त को देर रात में आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 2 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह दोनों मरीज पति पत्नी हैं और लालबर्रा तहसील के ग्राम कौड़िया के हैं और सिवनी से आए हैं। इन दोनों मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 161 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार इनमें से 130 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 31 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। बालाघाट नगर के प्रेम प्रकाश आश्रम में सिंधी समाज के इष्टदेव भगवान झूलेलाल जी की पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। कोरोना महामारी के चलते सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कुछ भक्तजनों के द्वारा ही आरती की थाल सजाकर लाई गई। इसमें आरती की थाल सजाकर लाने वाले को प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार भी दिया गया। गौरतलब हो कि प्रतिवर्ष प्रेम प्रकाश आश्रम में सिंधी समाज के द्वारा झूलेलाल चालीसा धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते घरों में ही भक्तजनों के द्वारा पूजा आरती की जा रही है। बताया गया कि झूलेलाल चालीसा 16 जुलाई से प्रारंभ हुई है, जो 25 अगस्त तक चलेगी। इस अवसर पर आश्रम में शुक्रवार की रात झूलेलाल जी की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ लोगों द्वारा घरों से आरती की थाल सजाकर लाई गई, जिन्हें प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार भी दिया गया, जिसमें प्रथम स्थान परी माधवानी, द्वितीय सिमरन जसवानी, तृतीय स्थान वर्षा चंदानी ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में राजल दास अमलानी, श्याम आहूजा, संजय जसवानी, शंकर सांवरे, संगीता नानवानी, सुलोचना माधवानी सहित अन्य मौजूद रहे। प्रेम प्रकाश आश्रम के सचिव गणेश माधवानी ने बताया कि अभी सिंधी समाज के इष्टदेव झूलेलाल जी का चालीसा कार्यक्रम चल रहा है। हर वर्ष झूलेलाल चालीसा धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते भक्तजनों ने घर में ही जोत जलाकर चालीसा पढ़ रहे हैं। इस अवसर पर आज झूलेलाल जी की आश्रम में आरती की थाल सजाकर महाआरती की गई। हमारे भक्तजन कुछ आरती की थाली सजा के आए थे 4 से 5। हमने ज़्यादा कोई एंट्री भी आश्रम में नहीं दी थी, तो कोरोना की वजह से सब बंद है, तो 4 से 5 लोग सिर्फ आरती सजा के आए और आज धूमधाम से झूलेलाल की आरती की गई। सभी भक्तजनों ने आरती की गई प्रेम प्रकाश आश्रम में। वारासिवनी क्षेत्र में शनिवार सुबह से लगातार 5 घंटे हुई मानसूनी बारिश से लोगों ने जहां गर्मी से थोड़ी राहत पाई, वहीं किसानों के चेहरों पर भी खुशी नजर आई। लेकिन क्षेत्र में शुक्रवार की रात्रि से प्रारंभ हुई इस बारिश ने अपना कहर भी बरपाया है। जानकारी के अनुसार तेज बारिश के चलते वारासिवनी नगर के लालबर्रा रोड पर अधिकांश मकानों में पानी प्रवेश कर गया और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। शनिवार को आसमान में सुबह से बादल छाए हुए नजर आए, मगर शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक जोरदार बारिश से वार्ड नंबर 6 लालबर्रा रोड के मकानों में पानी भर गया, जिसमें डॉक्टर प्रमोद जैन व डॉक्टर चंदवंशी के मकान भी पानी भरने के कारण मकान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ऋतुराज वहागुनेर के आंगन व घर में पानी घुसने से पूरा सामान गीला हो गया, जिसके बाद मकान मालिक ने इसकी शिकायत नगरपालिका के अधिकारी को कर दी। वहीं वार्ड निवासी राजा सोनेकर ने बताया कि MBL कंपनी द्वारा रोड व नाली तो बना दी गई है। रोड बनाते समय वार्डवासियों द्वारा गलत तरीके से बनाई जा रही रोड का विरोध भी किया गया था, मगर वार्डवासियों की बातों को अनसुना करते हुए कंपनी ने अपने मुताबिक रोड व नाली बनाई, जिसके चलते वार्डवासियों को कंपनी की लापरवाही के कारण बारिश में घरों के अंदर तक पानी भर जाता है व इन कंपनियों की लापरवाही के कारण मुसीबत झेलनी पड़ रही है। अभी आपके घर के सामने क्या स्थिति बनी हुई है? पानी भरा हुआ है, पूरी नालियाँ चौक है। MBL कंपनी द्वारा जो नाली बनाई गई थी, पूरा पानी रिटर्न हो रहा है, लोगों की परेशानी हो रही है, सामान पूरा डूब गया है लोगों का। और ये तो घर कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो सब पूरे कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह, अनाज वगैरह। अच्छा, कितने लोगों के मकान धाराशायी हुए? 4 लोग के मकान हो गए हैं। किन किन के? अभी एक वकील साहब हैं, मैडम है यहाँ पे चंद्रवंशी जी, उनका हुआ है। प्रमोद जैन जी का मकान डूबा हुआ है। पीछे ऋतुराज वादगुनेर रहते हैं, उनका भी मकान क्षतिग्रस्त हुआ है और पानी भरा हुआ है अभी भी। आपने शिकायत कहीं दर्ज करी है इनकी? अभी शिकायत सीएमओ साहब से चर्चा किया है, शैलेंद्र सेठी जी ने। विदित हो कि एक पखवाड़े पूर्व तक वारासिवनी क्षेत्र में हुई लगातार बारिश से किसानों ने खरीफ फसल बो दी थी, जो अंकुरित भी हो गए थे। तो वहीं लगातार बरसते पानी से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली थी, लेकिन बीते एक सप्ताह से बारिश न होने की वजह से वातावरण में गर्मी और उमस से लोग परेशान थे। तो वहीं बारिश के अभाव में बरसाती पानी पर निर्भर किसानों की अंकुरित रोपाई पर भी संकट उत्पन्न हो गया था। लेकिन दिन शनिवार को सुबह से हुई अनवरत तेज बारिश से किसानों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है, तो वहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से भी थोड़ी राहत जरूर मिली है। विगत कई वर्षों से बालाघाट नगरीय निकाय चुनावों में हार का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी ने आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों को लेकर अभी से कमर कस ली है।
कांग्रेस पदाधिकारियों का मानना है कि भाजपा आगामी नवंबर-दिसंबर माह में नगरीय निकाय चुनावों का ऐलान कर सकती है, जिसको लेकर अभी से समस्त कांग्रेस जनों को एकजुट होना होगा, तब जाकर हम भाजपा का सामना कर सकते हैं। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर रणनीति बनाने के उद्देश्य से 8 अगस्त को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में ब्लॉक कांग्रेस के तत्वावधान में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी सहित कांग्रेस के अन्य विंग के पदाधिकारी मौजूद रहे। शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई बैठक में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर विचार विमर्श किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित की गई इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने आगामी कार्य योजना को लेकर अपने विचार रखे और विचारों पर अमल करने की बात कही। हालांकि बैठक के दौरान महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और महिलाओं की अनुपस्थिति सभी कांग्रेस जनों को नागवार गुजरी और सभी ने आगामी बैठकों में महिला कांग्रेस की उपस्थिति को लेकर अपने अपने विचार रखे। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि लगातार हमने चुनाव लड़ा है, मात्र भीम फूल सूंघे ही एकमात्र ऐसे पदाधिकारी हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष बन पाए, जिसके बाद लगातार हमें हार का सामना करना पड़ा है। हार के पीछे कहीं न कहीं हमारी ही कमियां रही हैं। संगठनात्मक एकजुटता की कमी के चलते यह संभव नहीं हो पाया, लेकिन अब बीती गलतियों को दोहराने का समय नहीं है। हमें आगामी चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां करनी होंगी, तब जाकर हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। कहूँगा कि पुरानी गलतियों को ना दोहराएं। अभी से अगर हम तैयारी चालू करते हैं, अगर दिसंबर में चुनाव होते हैं तो मान के चले कि हमारे पास 5 महीने हमारे, अगर हम हर हफ्ते भी एक वार्ड में बैठक करते हैं तो भी मान के चले कि 5-20 वार्ड की बैठक हमारी पूरी हो सकती है। एक हफ्ते में एक वार्ड भी करते हैं। इसीलिए हमको अभी से हमारी रणनीति तैयार करना पड़ेगा कि कम से कम हमको यहाँ बैठक नहीं करना है कार्यालय में। रहीम भाई से मेरी चर्चा हुई, रहीम भाई का भी ये कहना आया कि ये बैठक जो है अब कार्यालय में नहीं होना चाहिए। इसकी बात की जो भी बैठक हो उसके लिए हम वार्डों को चिन्हित करें। एक हफ्ते में कम से कम हमारे 3 वार्डों में बैठक हमारी होना चाहिए, तब कहीं जाके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, तब जाकर हम एक बहुत बड़ी टीम तैयार कर पाएंगे। जुगल भैया ने कहा, रहीम भैया ने कहा कि सचमुच जैसे कि आप देख रहे हैं आरक्षण की प्रक्रिया है, 17 महिलाओं को चुनाव लड़ाना है और ये स्थिति हम सबके सामने क्लियर है कि अंजू आंटी आज अकेली यहाँ पर एक महिला संगठन के रूप में यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है, जबकि जब नगर पालिका की पहली बैठक है, ये कम से कम जिन वार्डों में चुनाव हमको महिलाओं को लड़ाना, वहाँ से कम महिलाओं की एक उपस्थिति यहाँ पर दिखनी चाहिए, पर जो कि हमको नहीं दिख रही है। बहुत दुर्भाग्य वाली बात, आज से नहीं है ये, जितने भी चुनाव हुए हमारे, चाहे लोकसभा का हुआ हो, विधानसभा का हुआ, कहीं ना कहीं महिला संगठन की कमी हमको हर चुनाव में महसूस हुई। तो इस कमी को पूरी करनी बहुत जरूरी है। सारे लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी इस बात को बड़ी गंभीरता से आप लोग लें। निश्चित रूप से हमको महिला संगठन को मजबूत करना है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस सचिव भीम फूल सूंघे ने कहा कि हम सब आगामी चुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़ें। हमें कांग्रेस को मजबूत करना है। हमें अभी से प्रयास करने होंगे कि हमारी पार्षद और अध्यक्ष जीत कराए। यह सभी की जिम्मेदारी है। बने पार्षद बने, जो भी नगर का आएगा उसको भी मान सम्मान इतना ही वहाँ पे मतलब मिलेगा। हम अपना चुनाव समझ के चुनाव लड़े। मेरे सभी मतलब साथी और मेरी पार्षदों से हमेशा बात होती रहती है, ये होती रहती है, वो भी चिंतन बहुत करते हैं। कांग्रेस में लड़ते तो रहते, नगर पालिका में कांग्रेस के नाम से जाने जाते हैं कि कांग्रेस के वहाँ पे पार्षद हैं। तो मैं यह चाहूँगा कांग्रेस संगठन जिसके नाम से जाने जाते हैं, कांग्रेस संगठन को इतना मजबूत आपसे मिलेगी। अगर आप जीत हासिल करते हो नगर में तो कांग्रेस का नाम होगा और कांग्रेस मुख्यालय से ही कांग्रेस चलती है, मतलब जिले भर में इसका नाम होगा। आने वाले समय में जिस तरह से भाई विशाल बिसेन ने कहा और मैं सुशील भैया की बात से बहुत सहमत हूँ, हर आदमी इसको अपनी जिम्मेदारी समझे कि कांग्रेस का पार्षद यहाँ से जीतना चाहिए और हमारे को जीत हासिल करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते संगठन भी कांग्रेस पार्षद जो लड़ रहे हैं उनके साथ चले, अध्यक्ष जो लड़ रहा है संगठन उसके साथ भी चले। जिस तरह से जो भी जिम्मेदारी कांग्रेस संगठन के द्वारा दी जाएगी, मेरे सभी साथियों के साथ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे सभी साथी मेरे साथ रहेंगे पूरे मजबूती के साथ। जो भी रणनीति बनाएंगे, रणनीति ऐसी बनाएंगे कि सभी के साथ, सभी जो संगठन के पदाधिकारी हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, सभी हर पार्षद के साथ उनके कहने से जो भी कार्यक्रम बनाया जाएगा उनके साथ चलेंगे और कांग्रेस को विजय श्री हासिल करना है।
इसलिए हासिल करना है कि नगर में आप लोगों ने हार भी देख लिए, सब देख लिए, लेकिन एक बार मेरा कहने का ये है या कांग्रेस संगठन का मेरी अपनी मतलब विचार है और आपके भी हो सकते हैं कि कांग्रेस शहर में एक बार बैठना चाहिए और शहर में बैठने के बाद संगठन को ये मालूम होगा कि कांग्रेस संगठन के लिए नगर पालिका क्यों जरूरी है। कांग्रेस पदाधिकारी रहीम खान ने कहा कि हमारे पास कार्य करने के लिए रणनीति होना आवश्यक है। आज हमारे पास महिलाओं के नाम पर कुछ नहीं है। वर्तमान में हुए वार्डों के आरक्षण में 16 वार्डों को महिला आरक्षित किया गया है, लेकिन महिलाओं का संगठन कहां है यह नहीं पता। उन्होंने कहा कि अगर हमें 24 पार्षदों का सपना देखना है तो पहले 16 वार्डों से महिलाओं को मजबूत किया जाए। इस दौरान उन्होंने नगरीय निकाय चुनावों के लिए एक समिति के गठन किए जाने की भी बात कही। इसलिए हमारे पास में कोई रणनीति होना चाहिए। बहुत सारे साथी ये बोल रहे थे, लेकिन कुछ साथियों ने, एक भी साथी ने ये बात नहीं कही कि आरक्षण हुआ है, तो आरक्षण के माध्यम से जो वर्तमान में जो आरक्षण हुआ है उसमें जो महिलाओं को टिकट बांटी गई है 16 वार्डों में, हमारे पास में आज महिलाओं के नाम पे बड़ी आपत्ति, बड़ी दिक्कत की बात है। एक महिला यहाँ पर एक मुंडी बैठी है, एक सर दिख रहा है हमको महिला के नाम पर, और 16 महिलाएं हमको टिकटें दे रहे हैं और 16 महिलाओं को परिणत कैसे हम वहाँ से पार्षद के चुनाव के लिए निकालेंगे। हमारे पास महिलाओं का संगठन कहाँ है, हमारे पास वो महिलाएं कहाँ हैं जिनको 16 को कैसे हम बहुमत साबित करेंगे, कैसे हमारा नगर पालिका में महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग निभा पाएंगे। हम 24 पार्षदों का सपना देखना चाह रहे हैं, 16 महिलाओं को पहले हम पार्षद के तौर पर निकालेंगे तो हमारा संगठन कहाँ है। सबसे पहले एक समिति का गठन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी कि एक समिति का गठन इसलिए करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो समिति चयन करे किसको टिकट देगी क्या करेगी। समिति का गठन इसलिए करना चाहिए कि शहर में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो तो उसकी उस समिति की सोच क्या है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुशील पालीवाल ने कहा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह जिसे मिले हमें उसका साथ देना होगा। पहले क्या हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे वार्डों में स्थिति ठीक नहीं है, जिसको लेकर अभी से तैयारी करनी होगी। लेकिन मेरा एक निवेदन, हमारी अभी बीच में हम कुछ वरिष्ठ लोगों ने पहले मुंबई के साथ हमारी चर्चा होती रही, हमको ये इलेक्शन बहुत सीरियसली, ये हमारे वार्ड के पार्षद का इलेक्शन है। ये हर कांग्रेस, जो आदमी अपने आप को कांग्रेसी मानता है उसके मान हो सकता है। अगर हम ये इलेक्शन भी हारते हैं तो आप ये मानिए कि आपका जो वार्ड है वहाँ से जो जीता हुआ आदमी वो तो ठीक ही है, आपकी भी इज्जत है। हमारी सोच, इस सोच के साथ हमें उस कैंडिडेट का साथ देना पड़ेगा जिसको कि कांग्रेस का सिंबल। कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाई लेवल पे भी उन लोगों को भी समझौता करना पड़ता है। तो हम किसी एक बात को पकड़ के ना बैठे कि ये और पीछे क्या हुआ है उसको आप सुलझा नहीं सकते। लकीर पीटने से कोई मतलब नहीं है। हमें तो एक दूसरे का साथ लेके ये सोचना है कि हम इस वार्ड में किस तरीके से, और हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये आप इसको स्वीकार करने में हमें कहीं पे भी झिझकना नहीं। और उसका कारण ये है कि हम, चाहे मैं हूँ या कोई भी, हमने कभी भी अपने साथियों को कहीं भी इकट्ठा नहीं किया। अरे वो जान दो उसकी कुछ पता। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष दयाल वासनिक ने कहा कि चुनावों में एनएसयूआई, युवा कांग्रेस सहित अन्य कांग्रेस की विंग को नजरअंदाज न किया जाए। योग्य प्रत्याशियों को ही महत्व दिया जाए और युवाओं को नजरअंदाज न किया जाए। प्रत्याशियों का चयन हुआ, युवा साथियों को नजरअंदाज न किया जाए। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और जितनी महत्वपूर्ण विंग है उनके जितने भी प्रत्याशी है उन पर विशेष ध्यान रखकर उनकी भी दावेदारी को प्रमुखता से किया जाए। और जो भी समिति का निर्धारण किया जाएगा उस समितियों में विंगों के अध्यक्ष को भी महत्व दिया जाए, क्योंकि पूरे 33 वार्डों में और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में एनएसयूआई के लड़के, यूथ कांग्रेस के लड़के, महिला कांग्रेस सेवा दल के लोग अपने जमीन से लड़ते हैं और पूरे वार्डों में काम करते हैं। उन्होंने हर बूथ में अच्छे से लड़कर काम किया है, पैसे वाले बीजेपी संगठनों से लड़कर वोट दिया है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। उसी के नजर रखते हुए कोई भी अगर प्रत्याशी लड़ रहा है हमारे, तो उनको भी महत्व दिया जाए। विशाल बिसेन ने कहा कि बीते चुनाव में अच्छा प्रत्याशी होने के बाद भी उन्हें अध्यक्ष पद पर नहीं बैठा पाए, जिसको लेकर हमें विचार करने की आवश्यकता है। हमारी ही गलतियों की वजह से हम आज अपना अध्यक्ष नहीं बैठा पाए। खामियों को निकालना जरूरी है। शहर में कैसी सब इतना
इतना अच्छा प्रत्याशी होने के बाद में भी हम अपना अध्यक्ष नहीं बैठा पाए, यहाँ तक छोड़िए हम जीत के करीब भी नहीं पहुँच पाए। उस चीज़ को हमें याद रखना पड़ेगा इस चुनाव में। गलती एक बार हो तो गलती समझ में आती है, बार बार गलती नहीं होती और हमसे बार बार गलतियाँ हो रही। अरे 3-4 अगर उस समय अध्यक्ष नहीं बन पाते तो हमारे पास प्रत्येक नगर पालिका अध्यक्ष बोलने के लिए 50 साल का रिकॉर्ड नहीं। पिछले 20 साल से हमारा अध्यक्ष नहीं, जैसे अभी लड़का जी ने बोलेगा नहीं दोबारा ने खूब बजाया खूब कमाया, ठीक है, उन्हें हास्यात्मक तरीके से बोलेगा, पर ये सोचिएगा राजा सुन लीजिएगा जिला नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं जो अध्यक्ष हमारी जिला कांग्रेस के, तो आज हमारे को पार्षद चुनाव लड़ाने में और नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव लड़ाने में आर्थिक चिंता नहीं करना पड़ता। इसके अलावा बैठक के दौरान अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने आगामी चुनावों को लेकर अपने अपने वक्तव्य रखे। वहीं बैठक को लेकर जानकारी देते हुए शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने बताया कि जिस तरह प्रदेश के सभी जिलों में सरकार वार्ड के आरक्षणों पर जोर दे रही है, उससे यह साफ है कि सरकार को उपचुनाव से ज्यादा नगर पालिका चुनाव की चिंता है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। नगर पालिका चुनाव को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों, वर्तमान एवं पूर्व पार्षदों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें वक्ताओं ने विचार रखकर इस बार नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बालाघाट में बहुमत से नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार बनाने पर जोर दिया। निश्चित तौर पर आगामी नगर पालिका परिषद के चुनाव जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लगभग उनकी जो मनोदिशा दिख रही है कि वो विधानसभा चुनाव पर तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही है, लेकिन नगर पालिका चुनाव के पीछे वो पड़ गई हैं और ऐसा लग रहा है कि नवंबर-दिसंबर के आसपास वो चुनाव करने की तैयारी में है, क्योंकि आरक्षण हर जिले में हो रहा है और बहुत जल्द अध्यक्ष का भी चुनाव आरक्षण होने जा रहा है। उसी संदर्भ में उसी मुद्दे पर आज शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था। 33 वार्डों में ऐसे हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने विगत 5 साल पहले भी चुनाव लड़ा, उससे पहले भी चुनाव लड़ा, वो हारे जीते बराबर, हमारे लिए जीते बराबर पार्षद के बराबर हैं। वर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षदों और जिला कांग्रेस कमेटी की पदाधिकारियों के साथ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की पदाधिकारियों के साथ एक बैठक रखी गई कि 33 वार्डों में एक रणनीति तय कर आने वाले चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी को परस्त देना है, क्योंकि आज की तारीख में जनता भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से उन्होंने सरकार को हत्या है उसके विरोध में आम जनमानस खड़ा हुआ है। बैठक के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, प्रदेश सचिव भीम फुलसुंघे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुशील पालीवाल, अजय मिश्रा, प्रवक्ता विशाल बिसेन, रहीम खान, जुगल शर्मा, मकसूद खान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी, NSUI जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक, अल्लाह रखा, राधेलाल कसार, पार्षद छविराम नागेश्वर, समीम सिद्दीकी, पन्ना शर्मा, साबिर मंसूरी, रामभाऊ पंचेश्वर, शेषराम राहंगडाले, कैलाश साहू, अशोक सिंह बैस सहित अन्य कांग्रेसजन मौजूद रहे। जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों में आमाटोला कासपुर थाना निवासी प्रमोद बोपचे 40 वर्ष को गंभीर चोट होने पर मेडिकल रेफर किया गया है। अस्पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घायल प्रमोद के मित्र कार्तिक नगपुरे ने बताया कि 7 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे प्रमोद के मोबाइल से फोन आया कि बैहर रोड देवटोला नहर के पास प्रमोद का एक्सीडेंट हो गया है। सूचना मिलने पर अपने साथी गंगाधर कुथे के साथ मौके पर पहुंचे तो प्रमोद घायल अवस्था में था, जिसे 108 एम्बुलेंस से उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। उपचार के बाद डॉक्टर ने रेफर कर दिया। दूसरा हादसा नगर के अंबेडकर चौक में 8 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे हुआ। बताया गया कि वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर निवासी राहुल कोहरे, जो गोंदिया रोड स्थित एक होटल में काम करता है, शनिवार की सुबह मोटरसाइकिल से होटल जा रहा था, जिसे जयस्तंभ चौक की ओर से आ रहे एक बाइक चालक ने टक्कर मार दी, जिससे राहुल को चोट आने पर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बीटीवी के नन्हे दर्शक आर्यन सिंह के 5वें जन्मदिन के अवसर पर पापा प्रदीप, मम्मी पूनम, दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आर्यन। चलते चलते अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व मंत्री विधायक बिसेन से मिले फुटकर व्यवसायी। काली पुतली चौपाटी नीलामी राशि को लेकर मुलाकात। नगर पालिका ने तय की है 10 लाख से अधिक की राशि। फुटकर व्यवसायी आर्थिक तंगी की दे रहे हैं दुहाई। विधायक बिसेन ने कही समस्या समाधान की बात।
रविवार को मनाया जाएगा हल षष्ठी का पर्व। पर्व को लेकर बाजार में दिखी खासी भीड़। पूजन सामग्री खरीदने गुजरी बाजार में दिखाई दी भीड़। पुत्र की लंबी उम्र की कामना को लेकर माताएं रखेंगी व्रत। नो एंट्री के मामले का हुआ पटाक्षेप। अब शहर में वाहनों के प्रवेश पर नहीं रहेगी नो एंट्री। सोमवार को जारी हो सकते हैं आदेश। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने ट्रांसपोर्टर्स को कराया आश्वस्त। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज़ और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।